Good morning, students. Now, today in this lecture, we will discuss the spectroscopic criteria as well as the magnetic criteria of the aromatic heterocycles. First of all, we'll discuss the spectroscopic criteria. Now, taking into consideration the UV spectroscopy, in the carbocyclic compounds, only pi to pi star transitions, electronic transition is expected. But if we are considering the heterocyclic compounds, as the heteroatom has non-bonding electron pair, two type of electronic transitions are expected. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में एक हेट्रोएटम है, बाकी कार्बन डबल बॉन्ड्स है, इसलिए दो टाइप की ट्रांजिशन कौन सी होंगी, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस। जैसा कि हमें पता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस जो हैं उनको जब हम कंसिडर करते हैं तो दीज आर प्रोमिनेंट ट्रांजिशंस इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऑल्सो। मतलब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में पाई टू पाई ट्रांजिशंस जो हैं वो भी अपनी ग्रेटर वैल्यूज रखती हैं। दीज ट्रांजिशंस आर सिमिलर टू दोज एज फाउंड इन एरोमेटिक कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो यदि हम 6 मेंबर्ड को कंपेयर कर रहे हैं तो 6 मेंबर्ड में जैसे बेंजीन में ट्रांजिशंस होते हैं वैसे ही इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में भी ट्रांजिशंस होंगे जो पाई टू पाई स्टार होंगे। Now in 6-membered nitrogen heterocyclic compounds, ये जो UV स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो कौन सी रेंज में पड़ती है, 240 से 260 नैनोमीटर्स रेंज में पड़ती है। ऐसे ही आर्सा बेंजीन, स्टीबा बेंजीन, दिस इज नॉट L but this is B, it is a misprint. फॉस्फा बेंजीन्स, they exhibit the absorption bands, कहाँ पर absorption bands शो करते हैं, 219 nanometers, 268, 230 and 312, 213 and 246 nanometers पर ये जो हैं कंपाउंड्स ये अपनी जो इनकी ट्रांजिशंस हैं वो वहाँ पर दिखाई देती हैं। और ये किस वजह से है, क्योंकि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस हैं। दिस विल कंफर्म इट्स एरोमेटिक कैरेक्टर। तो ये जो ट्रांजिशंस हैं ये क्या कंफर्म कर रही हैं, उनका एरोमेटिक कैरेक्टर। विद द इंक्रीज इन एटम नंबर ऑफ हेटेरोएटम्स इन्वॉल्व्ड इन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन इज शिफ्टेड टू अ लॉन्गर वेवलेंथ। अब जैसे जैसे हेटेरोएटम का नंबर बढ़ेगा, सिंगल एटम हो, डबल एटम हो, 3 हो, ऐसे केस में जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। और इसके पीछे रीजन क्या दिया गया, the reason can be attributed to the weaker bonding involving heavier atoms in heterocyclic compounds. तो जैसे जैसे जो heterocyclic compounds में heavy atoms as a heteroatom present हैं वैसे वैसे bonding weak होगी और जो transitions हैं वो longer wavelength side में shift हो जाएंगे। The pi to pi star transition shifts to the longer wavelength on going from thiophene to pyrrole and to furan. The position of this absorption band is found to be similar to that of benzene and shows a difference from those of conjugated dienes. तो ये जो शिफ्टिंग है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती है जब हम थायोफीन से पायरॉल, पायरॉल से फ्यूरान की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि सल्फर से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ हमारे एटम्स क्योंकि चेंज हुए हैं तो ये ट्रांजिशन जो है वो भी लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ चली जाती है। और इनके जो अब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं लगभग बेंजीन की तरह सिमिलर है, लेकिन जो कॉन्जुगेटेड डाइन्स हैं उनसे अलग हैं। Thus in UV and visible spectra of 5-membered heterocyclic compounds containing one heteroatom, an absorption band of moderate intensity and high intense band at short wavelength is found. जबकि 5-membered ring में यही बैंड्स जो क्या होंगे, इंटेंसिटी उनकी मॉडरेट होगी और जो बैंड का इंटेंसिटी है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ होगी। ऐसे ही जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस हैं दे आर मच मोर इंटेंस इन बाईसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। मोनोसाइक्लिक की जो नेचर है वो अलग है। ऐसे ही जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस है किन केसेस में, जबकि नाइट्रोजन किस में प्रेजेंट है, बाईसाइक्लिक हेट्रो कंपाउंड्स में है। They are also much similar to those of carbocyclic analogues formed in the same wavelength region.
but the intensities are different. The bicyclic compounds naphthalene and nitrogen containing heterocyclic compound quinoline, isoquinoline and quinolosium ion exhibits similar absorption spectra but at a longer wavelength and the band intensities are similar. तो जब हम मोनोसाइक्लिक को कंपेयर कर रहे हैं तो बेंजीन से कंपेयर कर रहे हैं, और जब हम बाईसाइक्लिक को कंपेयर कर रहे हैं तो नैफ्थलीन और नैफ्थलीन से रिलेट करते हुए हम इन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को करते हैं. तो व्हाट वी से इज कि सिमिलैरिटी जो है उससे क्या डिफरेंट आया है, स्पेक्ट्रा जो है लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गया है और जो बैंड की इंटेंसिटी है वो भी जो है थोड़ा सा डिफरेंट आई है. अब आते हैं हम N2 pi star transition. N2 pi star transition is relatively weak transition in heterocyclic transitions. The appearance of this transition is attributed to the presence of lone pair of heteroatom. अब ये ट्रांजिशन जो N2 pi star transitions हैं, जैसा कि हमने इनिशियली कहा, किसकी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि हेटेरोएटम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ फ्रॉम 270 to 340 नैनोमीटर्स in case of nitrogen containing heterocyclic compounds देखा जाता है. With the increase in number of nitrogen atom, यदि रिंग में एक से अधिक नाइट्रोजन एटम है तो नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस जो हैं और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं. N2 pi star transitions are more intense in heterocyclic compounds having 2 or more. जैसे जैसे नाइट्रोजन एटम्स की संख्या इन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में बढ़ती है वैसे वैसे जो ट्रांजिशंस हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है. The N2 pi star transition is absent in 5-membered heterocyclic compounds. The reason, क्या रीजन दिया गया है, दिस इज द लार्जर S कैरेक्टर ड्यू टू स्मॉल रिंग एंगल. तो N2 pi star ट्रांजिशन 5-membered हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स नहीं शो करते हैं क्योंकि वहाँ पर जो S कैरेक्टर है, रिंग का साइज छोटा हो गया, रिंग का एंगल जो है वो स्मॉल हो गया और S कैरेक्टर जो है बढ़ गया है. इसकी वजह से N2 pi star ट्रांजिशंस जो 5-membered रिंग है उसमें नहीं होते हैं. The bicyclic nitrogen containing heterocyclic compounds gives much more complex electronic spectra in which 2 absorption bands जो bicyclic compounds है, यानी अब हमारे पास मोनोसाइक्लिक ना होकर बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, हैविंग नाइट्रोजन है, तो इनके जो स्पेक्ट्रा हैं थोड़ा सा उनमें कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है. 2 absorption band शो करेगा pi to pi star and N2 pi star. Overlap and intense pi to pi star transitions overshadows the N2 pi star transitions. Hence, it is concluded that comparison of electronic spectra of carbocyclic and heterocyclic compounds can be used to express similarity in character of heterocyclic compounds. तो यानी pi to pi star transitions जो हैं वो ओवरपावर करती हैं किन ट्रांजिशंस को, N2 pi star ट्रांजिशंस को ओवरशैडो करती हैं, ओवरपावर करती हैं. लेकिन फिर भी हम इनका कंपैरिजन जो है किस लिए कर सकते हैं, जब हम इनके एरोमेटिक कैरेक्टर को या हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के एरोमेटिक कैरेक्टर को ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक क्राइटेरिया स्टडी करते हैं, तो ये जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स की वैल्यूज़ हैं वो हमें कुछ ना कुछ जो वैल्यूज़ हैं उससे हम इनका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं. तो जैसा कि इसमें टेबल में दिया गया है, pi to pi star ट्रांजिशंस अलग अलग कंपाउंड्स के लिए उनकी लैम्डा मैक्स वैल्यू है, उनकी एप्सिलॉन वैल्यू है, और ऐसे ही N2 pi star के लिए भी जो वैल्यूज़ हैं या जो डाटा हैं वो टेबल में उपलब्ध है जिससे कि इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है. नेक्स्ट, सिमिलरली वी कैन मेक यूज़ ऑफ द मैग्नेटिक क्राइटेरिया ऑल्सो. जैसे कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक क्राइटेरियाज यूज़ करते हैं वैसे ही हम, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम अलग अलग क्राइटेरिया से एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल की एरोमेटिसिटी को स्टडी कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो अब इसी तरह से हम मैग्नेटिक क्राइटेरिया जो है उसको भी कंसिडर करते हैं. स्पेशली हम यहाँ पर जो PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको यूज़ करते हैं. नाउ द रिंग करंट इन द एरोमेटिक कंपाउंड. जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्योंकि
कंटिन्यूअस डीलोकलाइज्ड होते हैं, तो उस कंटिन्यूअस डीलोकलाइजेशन की वजह से या इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से रिंग करंट्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। तो द रिंग करंट्स इन द एरोमेटिक कंपाउंड ड्यू टू साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या कॉज करते हैं? दे कॉज डी शील्डिंग ऑफ द प्रोटॉन्स। रिंग करंट इन द एरोमेटिक कंपाउंड किस वजह से? साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये प्रोटॉन्स का डी शील्डिंग करते हैं, और डी शील्डिंग करने की वजह से जो सिग्नल्स हैं दे आर शिफ्टेड टू द लोअर फील्ड। दिस फॉर्म्स द बेसिस फॉर द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी। तो लो फील्ड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं या हाई फील्ड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, शील्डिंग हो रही है या डी शील्डिंग हो रही है, दिस इज used as a criteria for the study of aromaticity in aromatic heterocycles. Now when we come to shielding and de-shielding, the electrons around the nucleus create secondary magnetic field जो कि applied magnetic field को oppose करता है. The nuclei in the region of high electron density, जो न्यूक्लियाई हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में हैं, they will experience field proportionality weaker than that which are in the region of low electron density. तो जो न्यूक्लियस हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में है और जो न्यूक्लियस लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में है, दोनों का बिहेवियर जो है वो कैसा होगा? अलग अलग होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बिहेवियर की वजह से जो चेंजेस आए हैं, जब हम यहाँ पर स्टडी करते हैं तो व्हाट वी सी इज कि रीजन न्यूक्लियाई इन द रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड न्यूक्लियाई इन द रीजन ऑफ low electron density, they will show a different type of behavior. So the density and higher field, low frequency has to be applied to bring them into resonance. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? has to be applied to bring them into resonance. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स लो डेंसिटी रीजन में है या जो इलेक्ट्रॉन्स हाई रीजन में है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन में है, उन पर हमें अलग अलग फील्ड जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। और अलग फील्ड क्यों अप्लाई करनी पड़ेगी? उनको रेजोनेंस में लाने के लिए। तो ऐसे न्यूक्लियाई, such nuclei are said to be shielded by the electrons. The high electron density shields the nucleus. जो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या करेगा? न्यूक्लियस को शील्ड करेगा, और न्यूक्लियस को शील्ड करके एंड दिस कॉजेज द रेजोनेंस टू अकर रिलेटिवली एट द हाई फील्ड विद द लोअर डेल्टा वैल्यूज। तो जब हम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन को देख रहे हैं, जब हम लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन को देख रहे हैं, तो दोनों में या तो शील्डिंग होगी या डी शील्डिंग होगी। तो द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शील्ड्स द न्यूक्लियस। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रही है? न्यूक्लियस को शील्ड कर रही है, एंड इट कॉजेज द रेजोनेंस टू अकर रिलेटिवली एट अ हायर फील्ड। हायर साइड पर जो हाई फील्ड है टुवर्ड्स द लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन वो जाएगा, जबकि यदि लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दिस विल कॉज द रेजोनेंस टू अकर रिलेटिवली एट द लोअर फील्ड, और डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो जो वैल्यू है वो हम 0 से 10 तक के बीच में मार्क करते हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि द लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉजेज रेजोनेंस टू अकर रिलेटिवली एट अ लोअर फील्ड एंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड टू बी डी-शील्डेड। तो कहने का मतलब ये है कि जो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन है वो क्या करेगा? लोअर डेल्टा वैल्यू की तरफ ले जाएगा उसको, या हम कहें कि हाई फील्ड की तरफ ले जाएगा, जब और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? शील्डेड हो रहे हैं। जबकि लो डेंसिटी यदि है, इफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लो, तो रेजोनेंस जो अकर करेगा वो दैट विल बी टुवर्ड्स द लोअर फील्ड हैविंग हायर डेल्टा वैल्यू, और तब हम कहेंगे जो न्यूक्लियस है दैट इज एक्चुअली डी शील्डेड। तो शील्डेड और डी शील्डेड की वजह से जो डेल्टा की वैल्यू है, जब वो शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वो लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएगा, जबकि अगर डी शील्डिंग होगी तो वो हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ जो है चला जाएगा उसकी वैल्यू।
Now next we come to ring currents and chemical shift in aromatic systems. The pi electrons of an aromatic molecule are delocalized. जब हम aromatic molecule में स्टडी करते हैं तो उसकी जो aromatic nature है उसी की हमें पता है कि जो pi electrons हैं उनका delocalized है. If delocalization is not there, then they will not show any aromatic character. Now the pi electrons of an aromatic molecules are delocalized in the extended circular orbital above and below the plane of ring. जब हम एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि द रिंग करंट और द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अबव एंड बिलो द प्लेन. प्लेन के ऊपर भी है, प्लेन के नीचे भी है. अ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड at the right angles to the plane of a molecule causes the highly mobile delocalized electrons to circulate around their orbitals much in the same way as do electrons in a loop of wire, and the ring current of much greater magnitude than the small circuit current associated with sigma electron is induced. अब what happens is कि जब हम एक बाहरी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, हमने क्या कहा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल में डीलोकलाइज्ड हैं, सर्कुलर मोमेंट में हैं अबव और बिलो द प्लेन. अब हमने यदि एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू द या राइट एंगल्स पर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल है. अब क्या कर रहा है, ये कॉज करेगा उन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट वो कर रही है. और ये जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दिस विल कॉज द हाईली मोबाइल डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स टू सर्कुलेट अराउंड द ऑर्बिटल्स, अपने ऑर्बिटल में रोटेट करते हुए. ये कैसे करेंगे, इन द सेम वे एज डू इलेक्ट्रॉन्स इन द लूप ऑफ वायर. जैसा कि हम यहाँ से डायग्राम में भी देख रहे हैं, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलरली इस पर अप्लाई की गई है और ये लूप में जो करंट है वो मूव कर रहा है. इट विल बी ऑफ अ ग्रेटर मैग्नीट्यूड देन द स्मॉल सर्किट करंट एसोसिएटेड विद द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इज इंड्यूस्ड. नाउ द इंड्यूस्ड रिंग करंट इन टर्न प्रोड्यूसेस अ सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड. अब इनके मूवमेंट से जो करंट प्रोड्यूस हुआ है ये तो अप्लाइड फील्ड हो गई, और जो इंड्यूस्ड फील्ड है, तो जो इंड्यूस्ड रिंग करंट है दैट विल क्या प्रोड्यूस करेगा, वो एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा. और ये जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है ये अपोज करेगा अप्लाइड फील्ड को इनसाइड द रिंग, बट आउटसाइड द रिंग द अप्लाइड फील्ड इज रीइंफोर्स्ड. Thus the proton lying on the periphery of the ring are de-shielded. हम क्या कह रहे हैं कि the induced ring current will produce a secondary magnetic field जो कि oppose करेगा applied magnetic field को inside the ring. But outside the ring the applied magnetic field will be reinforced. तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो inside the ring electrons हैं या इनसाइड द फील्ड जो प्रोटॉन्स हैं वो और जो पेरिफेरी पे हैं दोनों का बिहेवियर जो है चेंज हो जाएगा. Thus the proton lying on the periphery of the ring they will get shielded and the ring the protons lying on the periphery of the rings are de-shielded. जो पेरिफेरी पे मीन्स बाहर की तरफ है वो de-shielded हो जाएंगे और उनके जो सिग्नल्स हैं वो डी शील्डिंग की वजह से क्या होगा, लोअर फील्ड की तरफ जाएंगे, हाई फ्रीक्वेंसी होगी और हाई डेल्टा वैल्यू होगी. तो जैसा कि हम यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि अप्लाइड फील्ड कॉजेस पाई इलेक्ट्रॉन्स टू सर्कुलेट अराउंड द ऑर्बिटल प्रोड्यूसिंग द रिंग करंट. और जो दूसरा डायग्राम है जिसमें हम इंड्यूस्ड फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द रिंग करंट स्ट्रेंथन्स द अप्लाइड फील्ड अराउंड द प्रोटॉन आउटसाइड द रिंग. और आउटसाइड द रिंग जो बाहरी पेरिफेरी पे जो प्रोटॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डी शील्डेड हो जाएंगे और उनकी वैल्यू किधर चली जाएगी, हम क्या कह रहे हैं कि डी शील्डिंग की वजह से वो किधर चले जाएंगे, लोअर फील्ड की तरफ जाएंगे जिनकी हाई फ्रीक्वेंसी होगी और हायर
डेल्टा वैल्यू उसमें आ जाएगी। तो जो पेरिफेरल प्रोटॉन्स हैं, नॉट द प्रोटॉन्स ऑफ द इनर साइड बट द पेरिफेरल प्रोटॉन्स, जो बाहर की तरफ प्रोटॉन्स हैं, उनमें क्या हो जाएगा, डी शील्डिंग हो जाएगी। द रिंग करंट इफेक्ट्स आर इंक्रीज्ड विद द साइज ऑफ रिंग। तो जो रिंग करंट के इफेक्ट है वो जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इनके इफेक्ट जो है वो भी बढ़ेंगे। तो दीज आर हायर फॉर 6 मेंबर्ड रिंग कंपेयर टू द 5 मेंबर्ड रिंग। साइज के हिसाब से होगा तो 5 मेंबर्ड रिंग में 6 मेंबर्ड के कंपैरिजन में रिंग करंट का इफेक्ट लोअर होगा। द इफेक्ट ऑफ रिंग करंट कैन qualitatively be observed by comparing aromatic with non-aromatic compounds also. The proton chemical shift depends on the density of electron in the ring carbon atom to which hydrogen is attached. Ring current follows the order. बेंजीन में सबसे ज़्यादा होगा रिंग करंट, फिर पिरिडीन में, थायोफीन में, पायरॉल में और फ्यूरॉन में। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, नाइट्रोजन एटम है, सल्फर है, मोर देन 1 नाइट्रोजन एटम है और ऑक्सीजन एटम है। तो किस तरह से हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, किस तरह से उसमें कौन सा हेट्रो एटम प्रेजेंट है, उस सब पे रिंग करंट जो है वो डिपेंड करेगा। नाउ पर्टिकुलरली अब हम 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड को यदि स्टडी करते हैं तो 6 मेंबर्ड को यदि हम पहले देखें तो द डी शील्डिंग इफेक्ट due to aromatic ring current in benzene ring causes the chemical shift of protons to the delta value to 7.24 ppm. The same ring current persists in azabenzenes, but the introduction of electronegative atoms in benzene ring providing a 6-membered heterocyclic compound nitrogen in pyridine exerts strong de-shielding effect on the alpha hydrogen atom. मतलब अगर हमारे पास, हम क्या कह रहे हैं कि डी शील्डिंग इफेक्ट की वजह से एरोमेटिक रिंग करंट प्रेजेंट है बेंजीन में, जिसकी वजह से जो केमिकल शिफ्ट हुआ है वो डेल्टा की वैल्यू 7.24। सेम रिंग करंट परसिस्ट इन एजाबेंजीन्स आल्सो, मींस उसमें नाइट्रोजन इंट्रोड्यूस हो गया, बट द इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स इन बेंजीन रिंग प्रोवाइडिंग द 6-membered heterocyclic rings, as in case of pyridine, exists a strong de-shielding effect on the alpha hydrogen atom. तो दैट मीन्स नाइट्रोजन से जो नियरेस्ट अल्फा एटम है वो है अल्फा हाइड्रोजन, फिर उसके बाद बीटा एंड गामा। हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आगे चल के जब हम टेबल में स्टडी करेंगे तो ये चीज़ और भी क्लियर हो जाएगी। दिस exerts a strong de-shielding effect on the alpha hydrogen atom and a similar but smaller on the gamma hydrogen atom. But the proton in the beta position in pyridine is slightly shifted to the higher field. मतलब अल्फा और गामा हाइड्रोजन एटम्स में लगभग सिमिलर असर हो रहा है, लेकिन जो बीटा प्रोटॉन्स है, जो बीटा पोजीशन पे है, उसकी जो शिफ्टिंग है वो थोड़ी स्लाइटली हायर फील्ड की तरफ चली गई। तो दैट मीन्स अल्फा और गामा पे जो है लगभग इफेक्ट सेम है, जबकि बीटा पे थोड़ा सा चेंज है। Further introduction of nitrogen atom produces similar effects, but strictly additive properties not observed. Two adjacent nitrogen atoms, as in pyridazine, exerts much larger de-shielding effect on the alpha protons than the sum of alpha and beta effect on the single nitrogen atom. So, the proton chemical shift in 6-membered aza heterocycles are summarized in table 13, जो कि हम आगे अभी करेंगे। पर उससे पहले हम 5 मेंबर्ड को भी स्टडी कर लेते हैं। तो जो PMR स्पेक्ट्रा ऑफ पेरेंट 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेट्रोसाइकल्स एग्जिबिट 2 मल्टीप्लेट्स ऑफ विच one at the lower field having high delta value is assigned to the alpha proton. तो यानी ये जो लोअर फील्ड पे हाई डेल्टा वैल्यू पे जो मल्टीप्लेट आया है वो किसकी वजह से है, अल्फा प्रोटॉन की वजह से है। The chemical shift for beta protons except for pyrrole increases with the decreasing electronegativity of heteroatom. That means जो chemical shift beta proton की है वो कैसे change आया है उसमें, this increases with the decreasing electronegativity of heteroatom. जैसे जैसे heteroatom की electronegativity decrease होएगी वैसे वैसे beta protons का जो chemical shift है वो increase होगा. However, the chemical shift due to alpha protons
do not show any trend because of paramagnetic shielding. Contribution which increases the involvement of d orbitals. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि d orbitals का भी यदि कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ऐसे केस में अल्फा प्रोटॉन्स पे जो ट्रेंड दिखना चाहिए था वो क्यों नहीं दिख पाता, क्योंकि वहाँ पर पैरामैग्नेटिक शील्डिंग जो है उसका भी कंट्रीब्यूशन आ जाता है. So the proton chemical shift for parent 5-membered aromatic heterocycle, that is also shown in the table 14. So proton chemical shift for imidazole, pyrazole are comparable and indicates the existence of ring current in imidazole and pyrazole ring. The ring protons of thiazole are deshielded relative to those of imidazole. जबकि isothiazole ring has been observed to have same degree of aromatic character as in case of benzene. तो यहाँ पर जब हम टेबल को स्टडी करते हैं तो व्हाट वी सी इन द टेबल, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं जिसमें एक नाइट्रोजन एटम है और जिसमें 2 नाइट्रोजन एटम है. तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हाइड्रोजन कौन सी पोजीशन पे, 2, 3, 4, 5, 6. तो सेकंड पे जो है दैट इज अल्फा, बीटा, गामा एंड सो ऑन. तो जो वैल्यूज हैं यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो हमारी कौन सी पोजीशन है अल्फा और गामा, उस पे लगभग सिमिलर कैरेक्टर्स आएंगे एज फाउंड अर्लियर. तो दोनों में तो क्या हो रहा है, डी शील्डिंग का इफेक्ट हो रहा है. जबकि थोड़ा सा जो बीटा पोजीशन है उस केस में यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट आ रहा है. तो इनकी वैल्यूज जो हैं जैसे 7.55 है और 8.52 है, क्योंकि 8.52 इसमें डी शील्डिंग ज़्यादा होगा क्योंकि ये सेकेंड पोजीशन पे अल्फा पोजीशन पे ही है. डी शील्डिंग गामा पोजीशन पे भी है लेकिन इसकी वैल्यू जो है थोड़ा सा चेंज हुई है, वेयर एज ऑन दी बीटा पोजीशन देयर इज शील्डिंग. तो इनकी वैल्यूज को कंपेयर करके इन्फ्रेंस निकाला जाता है. सिमिलरली इफ 2 नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट एंड दोनों नाइट्रोजन कहाँ पर है, 1 और 2 पोजीशन पे है, तो हमारी जो सेकेंड पोजीशन है वो तो नाइट्रोजन कंटेनिंग है, जो कि H2 की बजाय अब हमारे पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट. नाउ वी आर कंपेयरिंग द थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन जो कि हाइड्रोजन थर्ड और हाइड्रोजन फोर्थ पे शो कर रही है. तो अगेन इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर डी शील्डिंग है और यहाँ पर शील्डिंग है. तो ये जो शील्डिंग और डी शील्डिंग है ये अल्फा, बीटा, गामा पोजीशंस पे अलग अलग तरह के बिहेवियर को शो कर रही है because of the ring currents present in the 6-membered ring. Now when we compare the 5-membered ring, तो 5-membered ring जो है नेक्स्ट टेबल में जब हम स्टडी करते हैं, ऐसे ही अगर हम ये टेबल 14 में देखते हैं तो स्पेक्ट्रल डाटा फॉर 5-membered हेट्रोसाइक्लिक जिसमें कि एक ही हेट्रो एटम है, यहाँ पर एक एक हेट्रो एटम प्रेजेंट है. तो अगेन जब हम इनकी वैल्यूज को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास अल्फा और बीटा पोजीशन है, इनकी वैल्यूज हैं, पायरॉल में कैसी है, फ्यूरान में कैसी है, तो इससे भी हम इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं. सिमिलरली नाउ नेक्स्ट वी कंपेयर ऐसे 5-membered रिंग जिसमें कि क्या है, मोर देन 1 हेट्रो एटम है. तो मोर देन 1 हेट्रो एटम में हमारे पास पायराजोल भी है, इमिडाजोल है, आइसोथायाजोल है एंड वी हैव गॉट थायाजोल ऑल्सो. तो जो वैल्यूज हैं इनकी, तो वैल्यूज यदि हायर फील्ड की तरफ है तो, और यदि वो लोअर फील्ड की तरफ है तो दे आर शोइंग, actually they are showing whether it is getting de-shielded or it is getting shielded. Next we will study in the next study. Thank you.